नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अच संधि का हम अध्ययन कर रहे थे और अच संधि में हमने अब तक यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि इन चार संधियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हम पररूप संधि का अध्ययन कर रहे थे और पररूप संधि का हमने एक मुख्य सूत्र एंगी पररूपम इस सूत्र को समझ लिया था। हम इस सूत्र के बाद में जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दिया हुआ है वो संज्ञा सूत्र है अचो अंत्यादि की, ये संज्ञा सूत्र कहा गया है। और उसके बाद में जो एक वार्तिक कही गई है सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वार्तिक से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम इन दोनों जो सूत्र हैं, एक संज्ञा सूत्र और एक वार्तिक, इन दोनों सूत्रों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो जो संज्ञा सूत्र कहा गया है वो है संज्ञा सूत्रम, वो कहा गया है अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि। मित्रों, ये जो सूत्र है अचो अंत्यादि, ये तीन संज्ञा विधायक सूत्र है। आपने देखा होगा मित्रों कि जो अष्टाध्याय है उस अष्टाध्याय में पाणिनि जी ने जो जितने भी संज्ञा सूत्र है उनको प्रथम प्रकरण में ही, संज्ञा प्रकरण में ही सभी संज्ञा सूत्रों को कह दिया। परंतु जो लघु सिद्धांत कौमुदी की जो करता है वरदराजाचार्य जी, इन्होंने जहां जहां जिस संज्ञा सूत्र की आवश्यकता पड़ी वहां वहां उस सूत्र संज्ञा सूत्र को लेकर के आए हैं। शुरू में कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा सूत्रों के बारे में कहा, उसके बाद में जहां जहां जिस संज्ञा सूत्र की आवश्यकता पड़ी वहां वहां ही उन संज्ञा सूत्रों को कहा है। इसके बाद वाला जो सूत्र है जो वार्तिक है सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, उस वार्तिक में टी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने उससे इस वार्तिक से पूर्व वरदराजाचार्य जी ने जो संज्ञा सूत्र है टी, उसके बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि अचो अंत्यादि, यानी अच का अर्थ होता है स्वर और अंत्यादि यानी जो स्वर है, स्वरों में जो अंतिम अच है वो अंतिम अच जिन वर्णों से पूर्व में है, यानी जिन वर्णों का आदि है उन सभी वर्णों की टी संज्ञा होती है। अचाम मध्य यानी अचो के अंदर जो अंतिम अच है वह अंतिम अच जिन वर्णों का आदि है, जिन वर्णों का पूर्व का वर्ण है, उन सभी वर्णों की टी संज्ञा होती है। पहले हम इसकी वृत्ति को लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम इस सूत्र की यदि वृत्ति देखते हैं तो वृत्ति लिखी हुई होगी अचाम मध्य यो अंत्य स आदिर्यस्य, तत् टी संज्ञा स्यात्। तट्टिका तट्टी संज्ञा स्यात्। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वार्तिक लिखी हुई है इस सूत्र की। इस वार्तिक का अर्थ है कि अचाम मध्य यानी अचो के मध्य, अचो का अर्थ होता है स्वर, स्वरों के मध्य यो अंत्य यानी जो अंतिम स्वर है, स आदि से जो जिनका आदि है, जिन वर्णों का जो स्वर है वो आदि है,
उसकी टी संज्ञा होती है। मित्रों, इसके 2-3 उदाहरणों के द्वारा मैं आपको पूरी तरह इसको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला उदाहरण मैं इसको समझाने के लिए लेता हूं मनस। ये जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले मैं विखंडन करूंगा और उसमें समझाऊंगा कि टी किसको कहते हैं। इसका विखंडन किया, मैं आधा किया, उसके बाद में मैं में अंदर ए है उसको बाहर निकाल दिया, न को भी आधा करके इस ए को भी बाहर कर दिया और उसके बाद में क्या है स। ये स्थिति है हमारे पास में मनस का। यदि हम विखंडन करते हैं तो इस प्रकार से इसका विखंडन होगा। अब हमें इसके अनुसार देखना है, ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि अचाम मध्य यानी अचो के मध्य। तो यहां हमें अच देखेंगे तो अच 2 मिलते हैं, एक ये रहा अच और एक अच ये है, यानी एक स्वर ये है, 2 स्वर मिल रहे हैं। इन स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर को पकड़ेंगे हम। अंतिम स्वर है यहां पर ए। इस अंतिम स्वर जो ये अंतिम स्वर है, यह जिन वर्णों का आदि है, आदि यानी पूर्व का वर्ण है, यानी जो ये अंतिम स्वर है ये स वर्ण का आदि है, इसके बाद में कोई स्वर नहीं है। और ये अंतिम स्वर है, इसका किसका आदि हुआ, ये स का। तो ये दोनों वर्ण है, यानी जो ए है और स है, इन दोनों वर्णों की टी संज्ञा होगी। इन दोनों वर्णों को ही पाणिनि जी ने टी कहा है। अंतिम स्वर को देखेंगे और अंतिम स्वर जिन वर्णों का आदि है, जिन वर्णों का पूर्व का वर्ण है, अर्थात यदि मैं दूसरी भाषा में कहूं तो अंतिम स्वर के बाद में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों की टी संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ अंतिम स्वर अ का और अ के बाद में जितने भी वर्ण हैं उन सबकी टी संज्ञा होगी। अ के बाद में एकमात्र वर्ण का स, तो अ और स इन दोनों वर्णों की यहाँ पर टी संज्ञा होगी। इसी प्रकार यदि मैं एक और उदाहरण आपको लूं, तो एक और उदाहरण आपको समझाने के लिए लेता हूं, तो मैं लूंगा पतत। पतत यहां पर यदि हम टी देखते हैं तो इसी प्रकार मैं विखंडन करूंगा। प आधा है, उसमें ए है, उसके बाद में त आधा है, उसमें ए है और त इधर आधा है। अब हम देखेंगे कि जो ये शब्द है इसका मैंने विखंडन कर दिया। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अचों के मध्य जो अंतिम अच है, यहां पर भी 2 अच है, एक ये रहा एक ये है, 2 अच है, 2 स्वर हैं। उन अचों में जो अंतिम अच है, अंतिम अच क्या है ए, ये किन वर्णों का आदि है, ये त जो वर्ण है इसका आदि है, यानी जो अंतिम अच है उसके बाद में आने वाले सभी वर्णों की टी संज्ञा होगी, उसकी और उसके बाद में आने वालों की। तो ये जो ए है और ये त है, इन दोनों वर्णों की यहां पर क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। एक और मैं उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं कि जो कुल, ये मैंने लिया कुल, ये उदाहरण लिया, इसमें भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं कुल का विखंडन करूंगा। पहले क्या आधा है, उसमें ऊ मिला हुआ है, उसके बाद में ल है और उसमें ए मिला हुआ है। इस प्रकार से ये शब्द बना कुल। अब हम देखेंगे कि अच देखेंगे, इसमें अच हमें यहाँ पर भी 2 मिल रहे हैं, एक ऊ है और एक ए है, 2 अच मिले। 2 अचों में जो अंतिम अच है, तो हम देखेंगे कि अंतिम अच क्या है, ए। अब ये किन वर्णों के आदि में है, यानी इसके बाद में कोई आदि में नहीं है, तो यही अंत हुआ, यही आदि हुआ इस वर्ण का। तो जो टी होगा वो ऐ होगा, जो यहां पर टी होगा वो सिर्फ मात्र ऐ ही होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ण नहीं है। तो ये अंतिम अच है, उसी को टी कहा जाएगा। यहां पर संस्कृत में एक न्याय दिया हुआ है, वो न्याय के आधार पर यहां पर आपको और समझ में आ जाएगा कि देवदत्त से एक एव पुत्र स
एव ज्येष्ठ है, स एव कनिष्ठ है। आचार्य भीमसेन जी ने ये न्याय बताया है। एक देवदत्त से एक एव पुत्र है, स एव ज्येष्ठ है, से एव कनिष्ठ है। इस न्याय के आधार पर जो है यह ही आदि हुआ और यह ही अंतिम वर्ण हुआ इस का। तो जिस प्रकार देवदत्त है उसके एक ही पुत्र है, तो वो एक ही पुत्र क्या हुआ, बड़ा भी सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो वो एक ही पुत्र होगा, और यदि सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो वो एक ही जो वो होगा। इस प्रकार से जो अ वर्ण है, अ वर्ण का यदि आदि वर्ण पूछा जाए तो अ ही होगा, और अ वर्ण का अंतिम वर्ण यदि पूछा जाए तो अ ही होगा। इस न्याय के आधार पर जो यहाँ पर जो टी होगा वो एक ही वर्ण होगा, अ। इस प्रकार से आपकी यहां तक समझ में आ गया होगा कि टी किसको कहा जाता है। टी कहा जाता है मित्रों जो अचों के मध्य जो अंतिम अच है, और वो अच जिन वर्णों का आदि है उन सभी वर्णों को टी कहा जाता है। इसके बाद में जो ये जो टी संज्ञा की है, ये जो संज्ञा सूत्र बताया है, इसका फल आगे लघु सिद्धांत कौमुदीकार अगले सूत्र में बताते हैं। उस सूत्र को बताते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो सूत्र बताया गया है जो वार्तिक है, एक सूत्र न होकर के वो वार्तिक है, और वो है कात्यायन मुनि के द्वारा कही गई, वो वार्तिक है सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। शकंदु आदि में पररूप कहना चाहिए था। इस प्रकार कात्यायन मुनि जी ने एक वार्तिक बनाई, क्योंकि पाणिनि जी के जो पाणिनि जी जो सूत्र बनाए थे उनमें ये शकुंद आदि जो शब्द थे इनकी गणना नहीं की गई थी पररूप में। तो ऐसे शब्द दिखने पर कात्यायन मुनि ने इन सभी शब्दों के लिए वार्तिक बना दी एक। तो पाणिनि जी द्वारा जो छूटे गए शब्द हैं उन पर कात्यायन मुनि ने वार्तिक बनाया है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि पाणिनि जैसे महान व्यक्ति से किस प्रकार की गलती हो सकती है, किस प्रकार छूटा जा सकता है। तो एक मैं आपको बता दूं, एक संस्कृत में उक्ति है, न ही सर्व सर्वम जानाति, यानी जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति हो, वो सर्वज्ञाता नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। तो जो पाणिनि जी के द्वारा तो कोई कमी रह गई थी, उस कमी को यहाँ कात्यायन मुनि ने पूरा किया, और इसी प्रकार कात्यायन मुनि द्वारा कोई कमी रह गई उसको पतंजलि मुनि द्वारा पूरा किया गया। इस प्रकार इन तीनों मुनियों को व्याकरण शास्त्र में तुल्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कात्यायन मुनि ने वार्तिक कही शकुंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, और यदि हम इस वार्तिक की वृत्ति में यदि देखते हैं तो वृत्ति में मात्र इतना सा लिखा हुआ है, टच टेक, टच टेक, इतना सा लिखा हुआ है। यानी जो ये होगा पररूप वह टेके यानी टी के स्थान पर होगा, यानी जो पूर्व वाला जो वर्ण है उसका हमें टी को ग्रहण करना पड़ेगा, और टी हमने ऊपर समझ लिया, और उसके बाद में जो पर वर्ण होगा टी और पर वर्ण दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होगा इस वार्तिक के द्वारा। अब हम इसके जो शब्द दिए हुए हैं, रूप सिद्धियां दी हुई है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला यहां शब्द दिया हुआ है शकंदु।
इसका संधि विच्छेद होगा सक प्लस अंधु। यहां पर हम देखेंगे कि क के अंदर ए आ रहा है और उसके बाद में भी ए आ रहा है, इसीलिए यहां पर सक प्लस अंधु ए और ए मिलकर के अक सवर्ण दीर्घ। अभी तक हमारे वो संधि नहीं हुई है, हमने वो उसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हो रही है इसलिए बताना आवश्यक है। ए और ए मिलकर के यहाँ पर दीर्घ एकादेश प्राप्त हो रहा था, परंतु ये नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर दीर्घ संधि न होकर के पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वर्ण यानी पर रूप संधि ही होती है। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले टी को बाहर निकालेंगे, प्रथम जो शब्द है उसका, और उसके बाद में पर वर्ण को ग्रहण करेंगे। तो टी को बाहर निकालने के लिए, समझाने के लिए मैं इसका विखंडन करता हूं। स है, स के अंदर ए है, उसके बाद में क है आधा और उसके अंदर ए है, इसको मैंने विखंडन कर दिया। प्लस की पहले से स्थिति यह है, उसके बाद में ये स्थिति है अंधु। अब हम यहां पर टी को देखेंगे तो ये यहां पर इस शब्द में जितने भी अच है उन सब अचों को देखते हैं। एक अच ये मिला, एक अच ये मिला, तो यहां पर अंतिम अच को देखेंगे तो अंतिम अच क्या मिला, ए। अब यह वही न्याय लागू हो जाएगा, देवदत्त से पुत्रो एक एव पुत्रो स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ। इस न्याय के आधार पर ये ए है, यह ही इसका आदि वर्ण हुआ और यह ही इसका अंतिम वर्ण हुआ। इस प्रकार यहाँ पर जो टी संज्ञा होगी मात्र ए की ही होगी, यानी इस ए को ही ए के स्थान पर ही हमें कुछ करना होगा। पूर्व वाला वर्ण बाहर निकाल लिया हमने ए टी, उसके बाद में हमने बाद वाला वर्ण निकाला ए। अब इनके स्थान पर अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ नहीं करना है हमें, ए और ए मिलकर के वैसे दीर्घ हो रहा था, लेकिन दीर्घ नहीं करना है क्योंकि हमें सकंदु आदिशु जो गण है, सकंदु आदि जो गण है उसमें जितने भी जो शब्द कहे गए हैं उनमें पररूप संधि बताया गया है, पररूप कहा गया है। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर के पररूप, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पररूप का क्या अर्थ होता है, प्लस के बाद वाला रूप हो जाता है, यानी पूर्व वाला वर्ण ए और पर वाला वर्ण ए दोनों मिलकर दोनों के स्थान पर पररूप यानी बाद वाला रूप ही हो जाएगा। बाद वाला रूप हम जानते हैं ए है, तो ए हो जाएगा दोनों के स्थान पर। हमारे पास में स्थिति ये बची कि स आधा है, ए है, क आधा है और उसके बाद में न है, अर्धु और विसर्ग। यहां पूर्व वाला ए टी और पर वाला ए दोनों के स्थान पर हमने एक ही ए किया है, पर वाला ए पर रूप कर रहे हैं इसलिए बाद वाला रूप कर दिया है ए। अब हम मिलाएंगे तो हमारे रूप बनेगा स पूरा हो जाएगा, ए मिलकर के क में ए मिलकर के क पूरा हो जाएगा और उसके बाद में न और धू और विसर्ग। तो हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से, जो हमारा रूप बना वो सकंदु बन गया। दोस्तों सकंदु में यदि आपको संधि पूछी जाए तो संधि होती है पररूप संधि। सकंदु का यदि आपको संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपका संधि विच्छेद होता है सक प्लस अंधु। जो ये सकंदु जो शब्द है इसका अर्थ होता है शकों का कुआ, इसका अर्थ होता है शकों का कुआ। अंधु का अर्थ होता है कुआ और सक यानी शकों का कुआ। सके को शकों का कुआ को क्या कहेंगे, सकंदु कहेंगे। और ये जो सकंदु है यह दीर्घ संधि का अपवाद शब्द है, क्योंकि यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ नहीं हो रहा है, आ प्राप्त हो रहा था, परंतु इस वार्तिक के द्वारा सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर पररूप एक आदेश हुआ है और जो रूप बना है वो सकंदु बना है। इस प्रकार दूसरा और उदाहरण देते हैं इसका, सकंदु
इसका संधि विच्छेद होगा कर्क प्लस अंधु। अब यहां पर भी हम टी को बाहर निकालेंगे पूर्व में, और पर वाले वर्ण को बाहर निकालेंगे। दोनों के वर्णों के स्थान पर हम पररूप एकादेश करेंगे। तो हम पहले टी को बाहर निकालने के लिए मैं यहां पर इसको खोलता हूं कर्क को। तो क आधा है, उसमें ए है, उसके बाद र है, उसके बाद में क फिर आधा है, और उसमें भी अ है। ये स्थिति हमारी कर्क की हो गई। और उसके बाद में प्लस है, और स्थिति है अंधुहु। ये स्थिति हो गई हमारे पास। अब हम ये जो पूर्व वाला जो शब्द है, इसमें से टी को बाहर निकालेंगे। तो हम देखेंगे अंतिम अच मिला हमें अ। ये किन वर्णों के आदि में है, यानी इसके बाद में कोई भी वर्ण नहीं है, इसलिए अ की ही टी संज्ञा हो जाएगी, अ ही टी कहलाएगा। तो इस टी को हम बाहर निकाल लेंगे, और बाद वाला वर्ण भी बाहर निकाल लेंगे। दोनों के स्थान पे हमें पररूप करना है। तो इन दोनों के स्थान पर जो पररूप होगा वो अ ही होगा, क्योंकि पररूप क्या है, यहाँ पर अ ही है। इसलिए यहाँ पर जो होगा पररूप होगा वो अ ही होगा। इसके बाद में हम देखते हैं स्थिति हमारे पास में होगी कि क आधा, फिर अ, र, फिर र के बाद में है क आधा है, और इधर है आधा न और धू। ये स्थिति हमारे पास में है। अब हम यहां पर मिलाएंगे, तो क में अ मिलकर के क पूरा हो गया, र आधा ही रहेगा, और क में अ मिलकर के इधर क पूरा हो गया, र इसके ऊपर चला जाएगा, तो हमारे कर्क बन गया। आगे न है और धू। इस प्रकार से करकंदू जो रूप है वो बन गया है। करकंदू में यदि आपको संधि पूछी जाए तो पररूप संधि करना है। करकंदू का यदि आपको संधि विच्छेद पूछा जाए तो करक प्लस अंधु करना है। करकंदू में अकर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि न होकर के सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, इस सूत्र इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर पररूप संधि होती है। यह आपको ध्यान रखना है। करकंदू शब्द का अर्थ होता है करक राजा का कुआं। करक राजा का कुआं, यह अर्थ होता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वो शब्द है मनीषा। इसका संधि विच्छेद होगा मनस प्लस ईसा। मित्रों, यदि आपने इस शब्द को समझ लिया, इस शब्द में संधि किस प्रकार से हुई है, तो मैं समझूंगा कि आपने टी संज्ञा को भी समझ लिया और सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, इन दोनों ही सूत्रों को समझ लिया आपने। तो जो मनस है उसके टी को हम बाहर निकालेंगे। इसको समझाने के लिए मैं पहले इस मनस का विकर्ण करूंगा। मैं आधा कर दिया मैंने, उसमें से अ बाहर निकाल दिया, फिर न को आधा करके अ बाहर निकाल दिया, बाद में स आधा है, और प्लस के बाद में ईसा। इस प्रकार से स्थिति है हमारे पास में। अब हम यहां पर टी को देखेंगे तो हम अचों के मध्य अंतिम अच को पकड़ेंगे। तो हम अचों के मध्य अंतिम अच देखेंगे तो ये वाला अच हमें मिलेगा अ। अंतिम अच अ है। अब इस अंतिम अच जो अंतिम अच है ये किन वर्णों के पूर्व में है, उन सब की टी संज्ञा होगी। तो ये जो स है, इस स की भी टी संज्ञा होगी, यानी अ और स इन दोनों वर्णों की टी संज्ञा होगी।
क्योंकि जो अंतिम अच है ए वह स का आदि वर्ण है, स का पूर्व का वर्ण है, इसीलिए ए और स इन दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो टी को बाहर निकालेंगे, तो अब जो टी बाहर निकलेगा वो एस, ये टी बाहर निकलेगा। टी के और पर वाले वर्ण दोनों के स्थान पे हमें पररूप एकादेश करना है, इसीलिए हम पर वाला वर्ण भी बाहर निकालेंगे ई। अब हम इन दोनों के स्थान पर वाला वर्ण ही आदेश करेंगे। अब पर वाला वर्ण जो आदेश होगा, पर वाला वर्ण हमारे पास में ई, इन दोनों के स्थान पर वाला वर्ण ही आदेश हो जाएगा। अस जो टी था उसको हमने बाहर निकाला और उसके बाद में पर वाला वर्ण बाहर निकाला ई, दोनों के स्थान पर वाला ही आदेश किया ई। अब हमारे पास भी स्थिति यह हो गई कि मैं आधा है, उसके बाद में न आधा है, उसके बाद में दोनों के स्थान पर आदेश हुआ जो ई और आगे है जो सा, ये स्थिति हमारे पास में हो गई। यदि हम इसको यहां पर मिलाते हैं तो मैं पूरा हो जाएगा, ए मिलकर के न में ई की मात्रा मिलेगी बड़ी, बड़ी ई की मात्रा, तो मनी आगे है सा, इस प्रकार से मनीषा शब्द बना। मनीषा शब्द का यदि संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो मनस प्लस ईसा होता है, आपको यह ध्यान रखना है। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद होता है मनस प्लस ईसा। मनीषा शब्द का यदि शब्द में यदि आपको संधि पूछी जाए तो संधि होती है पररूप संधि। और यदि मनीषा शब्द के जो सूत्र या वार्तिक के बारे में पूछा जाए कि किस सूत्र या वार्तिक के द्वारा यहाँ पर संधि हुई है, तो स्वतंत्रवादीसु पररूपम वाचक इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर पररूप संधि हुई है। मनीषा जो शब्द है इसका अर्थ होता है बुद्धि। मनीषा जो शब्द है इसका अर्थ होता है बुद्धि। इस प्रकार से ये तीन शब्द हमारे हो चुके हैं। अभी भी इस वार्तिक में 3-4 और शब्द हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी को मैं अभी समझा देता हूं, इनको भी मिटा देता हूं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जो शब्द है वो भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो शब्द है पतंजलि। पतंजलि का संधि विच्छेद होता है पतत प्लस अंजलि। यहां पर हम पूर्व वाला जो शब्द है उससे टी को बाहर निकालेंगे, बाद वाले वर्ण को बाहर निकालेंगे, दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश करेंगे। तो हम टी को बाहर निकालने के लिए यहां पर मैं आपको विखंडन करके बताता हूं। प है, प के अंदर ए है, तय के अंदर ए है, और उसके बाद में तय आधा है, और अंजलि, ये स्थिति है हमारे पास में। अब हम यहां पर टी को बाहर निकालेंगे, टी को समझेंगे, टी को देखेंगे। तो हम सबसे पहले मैंने बताया कि अचों के मध्य जो अंतिम अच है उसको पकड़ लो, और वो जिसका आदि है, जिन वर्णों का आदि है, तो ये अंतिम अच ए है, और ए किनका आदि, किन वर्णों का आदि है, तय का आदि वर्ण हुआ। तो ये दोनों ही वर्णों की यहाँ पर टी संज्ञा हो जाएगी, ये दोनों ही वर्ण टी कहलाएंगे। तो हम इस टी को बाहर निकाल लेते हैं। तो टी बाहर निकाल लिया हमने, अच ये बाहर निकाल लिया। उसके बाद में पर वाला वर्ण बाहर निकाल लिया। दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश करना है। पररूप हम जानते हैं क्या है, यहां पर ए, पररूप ए है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में स्थिति है प आधा है, ए है, उसके बाद में तय आधा है,
और इधर जो स्थिति है हमारे पास में ये जली, ये स्थिति है हमारे पास में। अब हम यहां पर मिलाएंगे तो हमारा जो रूप है वो बन जाएगा, प में ए मिलकर के प पूरा हो जाएगा, त आधा, त के बाद में ए है इसलिए त भी पूरा हो जाएगा, पतंजलि। फिर आगे की जो स्थिति है उसको हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा रूप है वो बन गया पतंजलि। पतंजलि का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो पतंग प्लस अंजलि होता है। पतंजलि में यदि आपको संधि पूछी जाए तो पररूप संधि होती है। पतंजलि का अर्थ होता है कि जो महाभाष्यकार है पतंजलि, भगवान पतंजलि, इसका अर्थ होता है। इसके बाद में और भी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको और बता देता हूं। एक शब्द है हलिसा। यहां भी हम गलती कर देते हैं कि मनीषा की तरह हलस, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, लेकिन इस प्रकार संधि विच्छेद नहीं होगा। मनीषा का संधि विच्छेद मनस प्लस ईसा होता है, हलिसा का संधि विच्छेद हल प्लस ईसा होता है। हल प्लस ईसा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। यहां पर हम टी को बाहर निकालेंगे तो हम जानते हैं है के अंतर्गत ए है और लैबे भी ए है। ये मैंने इसका हल्का विखंडन कर दिया। उसके बाद में क्या है ईसा, तो हमें जो टी मिलेगा वो अंतिम जो वर्ड अक्ष है वो ए है और वो जिसके आदि में है, यहां सिर्फ मात्र ए ही है। तो यहां पर ए को बाहर निकाल लिया हम टी को, उसके बाद में ई को बाहर निकाल लिया, दोनों के स्थान पर पररूप किया तो ई होगा। हमारे पास स्थिति बची है आधा है, फिर ए है, ल आधा है और इधर जो हमारे पास बचा सा। यदि हम मिलाएंगे तो है पूरा हो जाएगा ए मिलकर के, ल में दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे तो ली बन जाएगा और जो आगे है सा उसको लिख देंगे। हलिसा हमारे पास में ये शब्द बन गया। हलिसा का संधि विच्छेद होता है हल प्लस ईसा। हलिसा में संधि होती है पररूप संधि, किस वार्तिक के द्वारा होती है? सकंद्वादेशु पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा होती है। हलिसा जो शब्द है इसका अर्थ होता है हल की लकड़ी। हल की लकड़ी, यह अर्थ होता है हलिसा का। इसके बाद में दो और शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द है सारंग। सारंग दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि जो सारंग होता है वो सारंग शब्द पशु पक्षी अर्थ में सार प्लस अंग, इसका संधि विच्छेद होता है सार प्लस अंग। सार प्लस अंग जो संधि विच्छेद होता है, ये सार प्लस अंग यदि पशु पक्षी का कोई वाचक शब्द बन रहा हो तो सारंग बनेगा, और यदि पशु पक्षी का वाचक के अलावा इसका कोई अन्य अर्थ हो तो सार प्लस अंग मिलकर के सारांग बनेगा। यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी सारांग। यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक विशेष नियम है, सारंग पशु पक्षिणों, इस प्रकार से बताया गया है। यानी पशु पक्षी का अर्थ हो तो सारंग बनेगा सार प्लस अंग मिलकर के, और यदि पशु पक्षी के अलावा कोई और अन्य अर्थ हो तो सार प्लस अंग मिलकर के दीर्घ संधि होकर के सारंग है।
इस प्रकार सारंग है बनेगा, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो सारंग है इसका अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके, मोर भी होता है, हरिण भी होता है। तो इस अर्थ में जो बनेगा वो सारंग बनेगा। तो इसका संधि विच्छेद मैंने बताया सार प्लस अंग है। अब यहां पर टी को बाहर निकालेंगे तो स है, उसके बाद में आ है, उसके बाद में र है, र में अ है और इधर क्या है अंग है। ये स्थिति हमारे पास में है। अब हम टी को बाहर निकालेंगे, टी देखेंगे तो टी जो अंतिम अक्ष है और जिसके आदि में है उनकी टी संज्ञा होती है। तो हमें अंतिम अक्ष मात्र एक ही मिला ए, इसके बाद में कोई वर्ण नहीं है, इसलिए ए की टी संज्ञा होगी। तो ए को हमने बाहर निकाल लिया और इधर भी क्या हुआ ए है, दोनों ए को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर जो अर्थ पशु पक्षी का अर्थ निकल रहा है, इसीलिए सारंगय बनेगा। ए और ए मिलकर के पररूप होगा, दोनों के स्थान पर सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, इस वाक्य के आधार पर पररूप करेंगे। दोनों के स्थान पर ए बाद वाला रूप हो गया। अब हमारे पास में स्थिति हो गई स आधा है, फिर आ है, फिर र है आधा और उसके बाद में ग है। तो हम यहां पर मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा, स में आ मिलकर के सा हो जाएगा, र में अ मिलकर के र पूरा हो जाएगा और आगे का हम लिख देंगे। तो जो हमारा रूप है वो बन गया सारंग है। सारंग का अर्थ मोर भी होता है, चकोर भी होता है, हिरण भी होता है, हंस भी होता है। इस प्रकार से इसके 16 अर्थ बताए गए हैं। तो यदि पशु पक्षी का अर्थ हो तो सारंग बनेगा और पशु पक्षी को छोड़कर दूसरे अर्थों में अकय सवर्णिक दीर्घ से सारंग बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है, यह विशेष बात है इस शब्द के लिए। इसके बाद में एक और ऐसा सूत्र है, एक और ऐसा जो शब्द है उसमें भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा, वो है श्रीमंत। सीमंत है, जो इसका संधि विच्छेद होता है सीम प्लस अंत है, सीम प्लस अंत है। तो एक विशेष स्थिति दी गई है कि सीमंतेषु केस विशेषे, यानी जो सीमंत बनेगा जो शब्द वो केस विशेष अर्थ में ही बनेगा। यानी सीमंत का जो शब्द है इसका अर्थ होता है मांग। बालों के अंदर जो हम मांग निकालते हैं उस मांग को सीमंत कहते हैं। और यहाँ केस विशेष का अर्थ है, इसलिए सीम प्लस अंत ये दोनों शब्द मिलकर के पररूप होकर के सीमंत है ये शब्द बनेगा। और यदि दूसरा कोई अर्थ हो सीमंत का, सीम प्लस अंत का दूसरा कोई अर्थ निकल रहा हो, केस के अलावा मांग निकालने के अलावा कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो, जैसे राज्य की सीमा हो या गांव की सीमा हो या अपने खेत की सीमा हो या घर की सीमा हो, इस प्रकार का कोई अर्थ हो दूसरा केस के अलावा बालों के अलावा, तो वहां पर जो रूप बनेगा वो सीम प्लस अंत मिलकर के सीमांत है बनेगा। अकय सवर्णिक दीर्घ से दीर्घ होगा। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सीम प्लस अंत मिलकर के मांग के अलावा अर्थ में सीमांत है बनेगा और मांग इस अर्थ में केस विशेष अर्थ में सीमंत ही बनेगा। और यहाँ पर होगी पररूप संधि। पररूप संधि की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम टी को बाहर निकालेंगे तो इसका विखंडन करेंगे। स में ई है, उसके बाद मैं में अ है और बाद में अंत है। ये स्थिति हमारे पास में। अब हम टी को बाहर निकालेंगे तो टी हमारा अंतिम अक्ष मिला हमें अ, और जिन वर्णों के आदि में यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है, इसलिए अ की ही टी संज्ञा होगी। अ को हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में जो वर्ण है उसको भी बाहर निकाल लेंगे।
दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश करेंगे, पर रूप अ है, इसलिए दोनों के स्थान पर अ आदेश हो गया। अब स आधा, उसके बाद ई, उसके बाद मैं आधा, और उसके बाद में न और त। ये स्थिति हमारे पास में बच गई। अब हम स में ई की मात्रा लगाएंगे तो सी बन जाएगा, मैं में ए मिलाएंगे तो मैं पूरा हो जाएगा, आधा न और त और विसर्ग, तो हमारा जो रूप है सीमंत बन गया। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सीमंत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा सीम प्लस अंत होगा। यहाँ पर जो संधि होगी वो पररूप संधि होगी, है ना। और जो ये सीमंत है ये केस विशेष में ही सीमंत बनता है। केस के अलावा जो अन्य अर्थ है उसमें सीमांत है बनता है, सीम प्लस अंत होकर के। इस प्रकार से ये दो और है। इसके अलावा एक और शब्द है मित्रों जो भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उसको भी यहां समझ लेते हैं। एक शब्द है कुलटा। व्यभिचारिणी जो स्त्री होती है उसको कुलटा कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद होता है कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, इसका संधि विच्छेद होगा। तो पूर्व वाला जो शब्द है उसके टी को ग्रहण करेंगे, तो टी को समझने के लिए मैं यहां पर फिर विच्छेद कर देता हूं। इसका क है, क में उ है, उसके बाद ल है आधा, ल में अ है, और इधर क्या है अटा। अब हम टी को देखेंगे तो हमें अंतिम अक्ष मिला अ, और अ के बाद में जितने भी वर्ण है उनकी टी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए अ की टी संज्ञा होगी। अ को हमने बाहर निकाल लिया और बाद वाला वर्ण भी बाहर निकाल लिया। दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश करेंगे। पर रूप हम जानते हैं कि बाद वाला वर्ण ही हो जाता है। दोनों के स्थान पे हमने पर रूप कर दिया, यानी अ कर दिया। अब स्थिति हमारे पास हो गई कि क, उसके बाद में उ है, ल आधा है, और इधर क्या है टा। ये हमारे पास में बचे हुए हैं, हम मिलाएंगे तो क में उ मिलकर के कु हो जाएगा, ल में अ मिलकर के ल पूरा हो जाएगा, और आगे टा लिखा हुआ है तो कुलटा। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। कुलटा जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है व्यभिचारिणी स्त्री। कुलटा जो शब्द होता है इसका संधि विच्छेद होता है कुल प्लस अटा। यहाँ भी अ और अ मिलकर के दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। कुलटा ही एकमात्र शब्द बनता है कुल प्लस अटा का। और यहाँ पर जो वार्तिक, जिस वार्तिक के कारण यहाँ पर संधि हुई है वो वार्तिक है सकंदवादीषु पररूपम वाच्यम। इस प्रकार से मित्रों मेरे द्वारा ये वार्तिक और ये संज्ञा सूत्र अचो अंत्यादेश समझाई गई है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को पसंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।